नमस्कार, पेश आज का मुकाबला। एक ऐसे दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है। सही मायनों में सत्ता परिवर्तन इसलिए क्योंकि न सिर्फ शीला दीक्षित की सरकार हारी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सपोर्ट से, कांग्रेस की मदद से अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब ये सवाल बहुत लंबे वक्त से उठ रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक खास तरह की अपनी इमेज लेके आए हैं, क्या उस इमेज को नुकसान पहुंचेगा? ये तमाम सवाल है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर। दूसरा बड़ा सवाल है कि ये कितने अपने वादों को वाकई इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस के ऑक्सीजन पर ये सरकार टिकी हुई है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कब कांग्रेस जो है इनसे वो जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है वो खींच ले और इनको गिरा दे। तो ये सारे कैलकुलेशंस हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता ने अरविंद केजरीवाल को यहां तक पहुंचाया। एक बात मैं जरूर यहां पर जल्दी से रखना चाहूंगा। एक समय था जब 13 दिन की सरकार बनाने का मौका अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। बहुत सारे लोगों ने तब भी ये आर्ग्यू किया था कि क्या उनके पास अगर आंकड़े नहीं हैं तो उनको सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कोशिश की, वो आंकड़े नहीं इकट्ठा कर पाए और अटल बिहारी वाजपेयी का पहला एक्सपेरिमेंट प्रधानमंत्री का 13 दिनों के बाद विफल हो गया। लेकिन उस समय का इस्तेमाल करके आखिरकार वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने और एनडीए की शक्ल में बीजेपी पावर में आई। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है अरविंद केजरीवाल ये बहुत ही ढुलमुल सी इस वक्त नजर आने वाली कमजोर सरकार में आने का लाभ उठा ले। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है ये। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज है जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अब मंत्री हो गए। आज ही मुबारक, आज आप जीवन में पहली बार मंत्री हुए, बहुत अहम दिन है आपके लिए। प्रताप सोमवंशी है, रेजिडेंट एडिटर है हिंदुस्तान के। आलोक मेहता आप सब जानते हैं, एडिटर इन चीफ हैं गवर्नेंस नाउ के। विजेंद्र गुप्ता जी है हमारे साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ देर में संजय सिंह होंगे आम आदमी पार्टी के हमारे साथ। संजय अब जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के हमारे साथ। और मीम अफजल हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीन बेसिक बातें मैंने यहां पर रखी। मैं पहले दोनों जर्नलिस्ट से शुरू करूंगा। प्रताप सोमवंशी जी, आप लोग दिल्ली को इतने लंबे वक्त से देख रहे हैं, असेसमेंट क्या है? क्या ये वाकई सरकार टिक पाएगी? पहला सवाल। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसा आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ये सरकार रहे न रहे, चले न चले, 7 दिन चले, तो अभी तो जो स्थिति है कि दिन से ज़्यादा वो एक दीर्घकालिक रणनीति पे काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आज देखा जाए तो एक ताजगी का एहसास, एक ताज़ी हवा का एहसास है। उस फैसले को लेकर असहमत हो सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पे पहले दिन से उनकी जो घेराबंदी है, कांग्रेस आज चुप जैसे स्लीपिंग मोड में है, लेकिन जनता की ओर से अभी एक उत्साह की स्थिति है। जनता की ओर से कोई दबाव नहीं है कि आप रात में बिजली का दाम कम करें, कल पानी के दाम कम करें। उसको एक ताजगी लग रही है कि हाँ, बदलाव की एक शुरुआत हो रही है और इसको वो वेलकम कर रही है और वो मौका देना चाहती है कि हो सकता है कि जैसे छोटी छोटी जो बाहर से चीजें दिख रही हैं बदलती हुई, हो सकता है कि व्यवस्था के भीतर, सरकार के भीतर, प्रशासन के भीतर कुछ प्रश्न इस बात का नहीं कि कब तक ये चलती है, प्रश्न इस बात का है कि बदलाव हुआ। आलोक मेहता, मैंने जानबूझकर अटल बिहारी वाजपेयी वाले 13 दिन के एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया क्योंकि उससे ये पहली बार एस्टैब्लिश हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आ सकती है। क्या लॉन्ग टर्म अरविंद और उनकी टीम ये मैसेज देना चाहते हैं? निश्चित रूप से अभिज्ञान जी, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से रणनीति के तहत काम किया है, और पहले तो उनको उम्मीद ही थी कि हम पर बहुमत ले आएंगे और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक भूमिका निभानी है। जो प्रयोग किया है, जिस तरह से शुरू से आम आदमी पार्टी का एक कम से कम दिखाने के लिए तो ये था ही, हो सकता है कि सत्ता में आना भी एक केंद्र होना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग जब उनसे कहते थे भाई आप सत्ता में क्यों नहीं आ रहे, तो कहते थे नहीं, हम आना नहीं चाहते राजनीति में, लेकिन अब वो आए हैं तो उनका लक्ष्य, ये आपने ठीक कहा, अटल जी वाली स्थिति। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, जैसे जनता चूंकि बहुत जल्दी में बनी है तो कई लोग कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जनता पार्टी में ठीक है कि ज़्यादा अनुभवी नेता थे, लेकिन कई बार 3 महीने पहले बनी हुई पार्टी भी एक ही बात पर यह ज़्यादा चल सकती है कि आप थोड़ा बहुत तेजी से सब कुछ देने की कोशिश न करें।
आपको याद होगा शाह कमीशन बना, मान लीजिए भ्रष्टाचार रहा है, लेकिन अब रातों रात किसी को सबको फांसी आप नहीं चढ़ा पाएंगे। हाँ, मतलब ये कोई, हाँ सही बात है। मैं देख रहा था पोस्टर वोस्टर लगे थे, वो मेरे मित्र अनिल कपूर से की एक फिल्म से उनकी तुलना हो रही थी। यार ये हिंदी सिनेमा वैसा नहीं माना जाए कि फिल्मी स्टाइल में उनको नहीं कर पाएंगे। सियासत है, ये हिंदी सिनेमा नहीं है। इसमें बीच बीच में अरविंद केजरीवाल जो है डुएट गाना नहीं गाने लगेंगे हीरोइन के साथ। और पानी देना है तो मान लो जहां पाइपलाइन, उन्होंने खुद भी माना है कि भाई जहां पाइपलाइन नहीं है वहां हमको देने में टाइम लगेगा। सो लोगों को वो ये कन्विंस कर दें कि जल्दी नहीं है। जो पॉइंट रख रहे हैं आलोक मेहता, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहता जहां पर उसको इतनी असमंजस का सामना करना पड़े जिसमें आप है। आपको कुछ भी कतई नहीं पता कि कांग्रेस कब आपका ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है विड्रॉ कर लेगी, और आप फिलहाल एक आईसीयू की सरकार मेरे हिसाब से नजर आते हैं। जी जी जी। अच्छी बात इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ ये है कि इसके अंदर कोई बैकडोर डील नहीं हुई। जो कुछ हुआ ना, ये सब पारदर्शी तरीके से हमने सबके सामने। हालांकि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनका, मैंने भी बयान देख रहा था कि बैकडोर डील हुई है आप लोगों की। तो मगर जो मेरा मानना है, इसके अंदर सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जो है जनता के सामने है, मतलब सब कुछ सबके सामने खुला है, और यही हमको बार बार कॉन्फिडेंस देता है कि जो होगा लोग देख रहे हैं, और अब लोगों की सूझबूझ पे है, और प्रजातंत्र में लोगों के पास अधिकार है सब चीजों का तय करने का, तो सब कुछ खुला है। तो इसमें एक अपनी अलग ही खुशी होती है, और एक दिल में अलग सा सुकून होता है कि कुछ जैसे झूठ बोलना हो तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और हमने कुछ छुपा नहीं रखा, बिल्कुल सब खुला है। तो जब तक समय मिलेगा तब तक काम करेंगे, और पूरी शिद्दत से काम करेंगे। जब तक समय मिलेगा तब तक काम करेंगे। संजय सिंह, ये कब तक जब तक वाला समय मिलेगा आप लोगों को? देखिए विज्ञान जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर पे चलने वाली सरकार ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर का मतलब है कि हम बीमारी की हालत में हैं और किसी ने हमें ऑक्सीजन दे रखा है, और ये डर हमारे मन में बना है कि डॉक्टर साहब कब हमारा सिलेंडर हटाएंगे और हम मर जाएंगे। तो इस हालत में ये सरकार बिल्कुल चलने वाली नहीं है। इसका संकेत आज ही अरविंद केजरीवाल ने अपने एक फैसले के तहत कि लाल बत्ती नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उसका ऑर्डर ऑफिशियली करके वो एक शुरुआत कर दी है। जितने दिन भी ये सरकार चलेगी, किसी के दबाव में नहीं चलेगी, और कहीं भी आपको लगता है तो मैं समझता हूं कि आप उसकी आलोचना करने के लिए बिल्कुल आगे आइए। दिल्ली की जनता उसकी आलोचना करे कि हम किसी के दबाव में सरकार चला रहे हैं। ये सरकार 28 की संख्या पर बनी हुई सरकार है, जो पूरे देश को और दिल्ली के लोगों को जानकारी है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम किसी के अधीन होकर, किसी के दबाव में होकर काम करेंगे। हमने दिल्ली के जनता से 18 मुद्दों पर वादा किया था। उन 18 मुद्दों को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है, उसको पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम करेगी। तो उसमें जन लोकपाल भी है, उसमें महिला सुरक्षा भी है, उसमें बिजली पानी का भी मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे। अब कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, ये उन पार्टियों का अपना निर्णय है। वो दोनों पार्टियां स्वतंत्र हैं, वो समर्थन दें ना दें, इसका कोई दबाव लेके हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दबाव लेकर काम नहीं करेंगे। मीर अफजल साहब, संजय ने कहा कि बिल्कुल ये ऑक्सीजन सिलेंडर पर चलने वाली सरकार नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक व्यक्तिगत कमेंट हो सकता है। आपके कतई दबाव में काम नहीं करेंगे, तो आप कब तक इनका साथ देने के फिलहाल मूड में लग रहे हैं? देखिए विज्ञान जी, पहली बात तो ये कि हमने जो सपोर्ट दिया है वो बिल्कुल ये सोच करके नहीं दिया है कि कब तक देंगे कब तक नहीं देंगे। ठीक है। हमारा सीधा मानना ये है कि कुछ इन्होंने कुछ बिंदुओं पर हमसे बात की थी, 18 पॉइंट्स पर, और उसको हमने ये ठीक समझा कि वो इनको लागू करें, और हमारा सपोर्ट उस पर है। उससे भी अच्छे काम करेंगे, सपोर्ट रहेगा, और मैं समझता हूं कि कोशिश जरूर करेंगे। आज मैं काफी देख रहा हूं सुबह से, लोगों को उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं, और जो हमारे भाई कह रहे थे कि लोगों ने अभी पूछना शुरू नहीं किया है, बात सही है। आज पहला दिन है, लेकिन कल से परसों से लोग पूछना शुरू करेंगे। पानी के बारे में भी पूछेंगे, बिजली के बारे में भी पूछेंगे, और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ऐलान किया है, जैसे लाल बत्ती का है, ये सब ये तो पॉपुलर स्लोगन्स हैं, और ये बहुत से लोगों ने माजी में किया है। अब वो कितना देर चला पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमने देखा है कि काफी लोगों ने इस पर पाबंदी, इंडिविजुअल फैसले जो होते हैं
वो अपनी जात के लिए तो इंसान करता है तो काफी देर तक करता है। बहुत से लोगों ने आखिरी उम्र तक अपने इन फैसलों को निभाया है सियासत के अंदर, लेकिन जब वो पूरी स्टेट को, पूरे सिस्टम को अगर बदलना चाहता है तो उसके लिए एक बड़ा एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है और काफी उसके लिए पापड़ भी बेलने पड़ते हैं। और चूंकि खाली सियासतदान के हाथ में नहीं होता, बहुत सारे दूसरे भी लोग होते हैं इसके अंदर। अब जैसे मैं अभी देख रहा था कि रिपोर्ट दिखा रहे थे कि भाई सारी गाड़ियों पर से लाल बत्ती उतर गई है, ब्यूरोक्रेट्स की भी और इनकी भी। बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है अगर सादगी होती है सियासत में। अगर सादगी हो, मेरा ख्याल है जो अच्छे लोग हैं सियासत में किसी भी पार्टी के अंदर जी, वो इस तामझाम से काफी परेशान हैं। मैं सीरियसली ये बात कह रहा हूं कि इस तामझाम से काफी लोग परेशान हैं जो संजीदगी के साथ सियासत करना चाहते हैं, अच्छी सियासत करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हों, और वो कोशिश भी करते हैं अपने आप को सादा रखने की। लेकिन कल्चर अपने आप में बड़ा खराब हो गया है और इसमें आवाम की भी हिमायत और मुझे मंजूरी की मैं समझता हूं जरूरत है, क्योंकि आजकल आवाम भी कुछ इस तरह के हो गए हैं कि वो भी मुतासिर उसी से होते हैं जिसके पास लाल बत्ती हो, 4 पुलिस वाले हों। तो मेरा ख्याल है उनको भी अब मुतासिर होना छोड़ना पड़ेगा और उनको आम आदमी से ठीक है। अब मीर अफजल साहब आपने पॉइंट रखा, मैं लाल बत्ती कोई अपनी गाड़ी पर लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, मैं उस पर कतई कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं। यह आम आदमी पार्टी का फैसला है और देश की जनता या दिल्ली की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी। बिजेंद्र गुप्ता जी, पॉइंट बड़ा क्लियर है कि दिल्ली को एक पॉलिटिकल ऑप्शन मिला, उसमें एक बड़े हिस्से के लोगों ने उस ऑप्शन को आम आदमी पार्टी के रूप में अपनाया, फिर भी आपको उनसे ज्यादा अपनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है ये स्टेबिलिटी के नाम पर यह सरकार कहीं कमजोर नजर आती? अभिज्ञान जिस तरह की बातचीत आ रही है वो उनको दो मुंहा साहब कहते हैं, और जो 5 विधायकों ने बोला, कोई उनको बंदर कह रहा है, कोई उनको पागल कह रहा है, यानी कि अनपार्लियामेंट्री भाषा का दोनों तरफ से जमकर प्रयोग हो रहा है। आज जब ओथ हुई तो क्या कारण रहा कि 8 विधायक कांग्रेस के लीडर समेत और प्रदेश अध्यक्ष समेत वहाँ उपस्थित नहीं थे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री को शायद वहाँ बुलाया नहीं गया, ओथ में आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को बुलाया तक नहीं गया, जैसा मेरी जानकारी में आया। अगर बुलाया गया है तो स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो इस तरह की एरोगेंस अगर गवर्नमेंट में है और इस तरह के डिफरेंसेस गवर्नमेंट में है, लेकिन क्या मजबूरी है दोनों की, फिर भी साथ चलना चाहते हैं। तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना, ये ना सरने वाला मामला क्या है? इसके पीछे कांग्रेस का तो एक एजेंडा है कि कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया है। जनरली इलेक्शन में लड़ते हैं और उसके बाद हार जीत तय होती है। कांग्रेस ने चुनाव से 5 महीने पहले ये डिसाइड कर लिया है कि हम तो हार गए हैं, सरेंडर कर दिया है। अब उनको लगता है कि हमें मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से कोई बचा सकता है या हमारी कोई सर्वाइवल हो सकती है, तो शायद हम किसी दूसरे को आगे करके अपनी सर्वाइवल उसमें से निकाल सके। यानी कि अपना कंप्लीट सरेंडर करना चुनाव से 4 महीने पहले ही, और एक नई पार्टी को आगे करना, उसको समर्थन देना और उससे ये उम्मीद करना कि ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को शायद कम कर सके। इस छोटी मानसिकता से इतनी बड़ी पार्टी अगर काम कर रही है तो मुझे बहुत तकलीफ इस बात की है कि कांग्रेस का इतना बुरा हश्र हो जाएगा देश के अंदर इतनी जल्दी, जो मतलब चिंता का विषय है एक तरह से अगर देखा जाए भारतीय लोकतंत्र में। आपने अपने पॉइंट रखा कि कांग्रेस का बुरा हश्र हो जाएगा देश में। वो कांग्रेस दूसरा जिस तरह से स्टैंड बदले हैं आम आदमी पार्टी ने, उस पर हैरत होती है। क्योंकि आप बच्चों की कसम खाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, मैं उसको अच्छा मानता हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से लड़ाई की, इससे लालू प्रसाद यादव जेल गए। वो अलग बात है, कांग्रेस पटना में लालू प्रसाद यादव से समझौता करती है क्योंकि उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी को लालू यादव रोक सकता है। दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल से समझौता करती है, उनको लगता है दिल्ली में वो रोक सकते हैं। तो यानी कि कांग्रेस की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना ही कोई सिद्धांत काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, हम समर्थन नहीं लेंगे, वो अचानक यू टर्न क्यों लेते हैं और फिर आपस में गाली गलौज करते हैं? जो विधायकों ने बोला है कांग्रेस के, क्या ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी आम आदमी पार्टी की? अगर आपकी मन में हमारे प्रति ये भावना है तो हम आपके समर्थन से सरकार क्यों बनाएं? लेकिन एक बार भी इस तरह की साउंड नहीं आ रही है। इसका मतलब साफ है कि सत्ता की लालसा कहीं ना कहीं तो है। अब आप अति उत्साही हैं लेकिन अनुभव की कमी है।
आप लाल बत्ती की जब बात इतनी बड़ी, इसको पॉपुलिस्ट डिमांड में कहूंगा, एक पॉपुलर वे में लिया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, लास्ट में 2 लाइन बोलकर खत्म कर रहा हूं। लास्ट लाइन अभिज्ञान प्लीज, लास्ट लाइन कि ट्रैफिक पुलिस की कमजोरी के कारण दिल्ली में लाल बत्तियां थी, वरना ये पहले भी इलीगल था, आज भी इलीगल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कोई आदेश जारी नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी ने भी कोई आदेश नहीं जारी किया, दिल्ली पुलिस ने भी कोई आदेश जारी नहीं किया, क्योंकि ये इलीगल था। दिल्ली में 4 लोग सिर्फ लाल बत्ती लगा सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पहला मुख्यमंत्री, दूसरा कैबिनेट के मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट के मिनिस्टर। किसी अधिकारी को लाल बत्ती अलाउड नहीं है, किसी एमएलए को लाल बत्ती अलाउड नहीं है, किसी एमपी को लाल बत्ती अलाउड नहीं है, किसी मेयर को लाल बत्ती अलाउड नहीं है। अगर इलीगैलिटी चल रही थी तो उसके लिए मैं उनको जरूर बधाई दूंगा कि उन्होंने एक इलीगल कदम को रोका है। ठीक है, पॉइंट मेरा अब एक ब्रेक में जाने से पहले बड़ा स्पष्ट है। बार बार कहा सर अब सत्ता की लालसा, देखिए भाई साहब, सियासत में जितने लोग आते हैं कहीं ना कहीं वो सत्ता में आना चाहते हैं। आलोक मेहता, एक बड़ा बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इतने सालों से भारतीय सियासत को आप देख रहे हैं, हकीकत यह है कि भारतीय सियासत में राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए आते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए समय समय पर अपने स्टैंड बदलते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए जरूरत अनुसार समय पर समझौते करते हैं। क्या अब उसी कैटेगरी में आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है? देखिए, आज ये फैसला करना या कहना बहुत जल्दबाजी होगा अभिज्ञान जी, लेकिन निश्चित रूप से यदि आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि कई बार समझौते करने पड़ते हैं। अभी विजयन जी ने कहा कि कैसे समझौते होते हैं, फिर से थोड़ा पुराना बैकग्राउंड चूंकि आप लेते हैं, चिमन भाई पटेल से आंदोलन जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, चिमन भाई चोर, ये वो, मतलब इस तरह कह करके, और बाद में उसी को ही सबसे अधिक शरण बाद में जनता पार्टी और भाजपा से मिली थी। बाद में यदि आप इतिहास के पन्नों पर भाजपा तो थी नहीं उस समय, नहीं जनता पार्टी थी, लेकिन बाद में मैंने इसलिए कही है, जगजीवन राम इमरजेंसी के पार्ट थे, उसके बाद भी उनके साथ जनता पार्टी के उन्हीं शीर्षस्थ नेताओं ने जिनको जेल भेजा गया था उन्होंने दिया। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को भी ये संभव है कि यहाँ पर कहीं इससे समझौता करना पड़े, कहीं हो सकता है वैचारिक समाजवादी पार्टी उनको लगे कि भाई ये हमारे अनुकूल हो सकती है। जैसा यहाँ पर यदि कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही है, ऐसे ही यदि राज्यों में अपना विस्तार करने जा रही है, यदि टिकट उनका जैसे टारगेट है हम 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कोई अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं कि अमन होटल में बातचीत हो सकता है कि भाई ठीक है आपको सूट करेगा, बीजेपी का रास्ता रोकेंगे, कांग्रेस का रास्ता रोकेंगे, आइए। तो मुझे लगता है कि उस रास्ते पर अब आम आदमी पार्टी जाएगी निश्चित रूप से। उसके बिना मैं सुनना चाहता था आपके मुंह से, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक, कैसे मैंने कहा इस मुकाबला को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक आंदोलन से जन्मे हुए लोग की सियासी शक्ल अख्तियार करने के बाद बनी हुई सरकार है, इसको बिल्कुल भी अपने दिमाग से अलग नहीं करिएगा। मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं में जाएगा, देश रहे एक सख्त मुकाबला।